हेलो फ्रेंड, जी के जिस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। यह सेशन बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है और ये सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं और सेशन को पूरा जरूर देखा कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। ये जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में आयुष अधिनियम किस वर्ष आया था? तो यह 1959 में आया था। कब आया था आयुष अधिनियम? तो 1959 में। ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? 51-52 में। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता के समय? तो यह हड़प्पा था। कौन सा शहर था? तो हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है। 1921 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। किसने किया था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज? किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। कब किए थे? तो 1921 ईस्वी में। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पड़ता है? तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। ठीक है। और ये सांची, द्वारिका और मुजरिस, ये सिंधु घाटी सभ्यता की दौरान शहर ही नहीं थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सब शहर नहीं थी। सांची, द्वारका और मुजरिस। द्वारिका पड़ता है न्यू दिल्ली में और सांची मध्य प्रदेश में पड़ता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। कौन सा है? तिब्बत का पठार। इसकी टोटल ऊंचाई की बात करें तो 3692 मीटर है। कितना है? 3692 मीटर। और ये कहाँ पड़ता है? चीन वाला प्रांत में, यानी चीन का हिस्सा है। तिब्बत के पठार के उत्तर हिस्सा में एक पर्वत है जिसको नाम है कुनलुन। कौन? कुनलुन। और दक्षिण में हिमालय स्थित है। कौन है दक्षिण में? हिमालय स्थित है। और उत्तर में कुनलुन है। तिब्बत के पठार को और क्या बोला जाता है? तो इसको एशिया का हृदय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हृदय। एशिया का हृदय बोला जाता है। किसको? तिब्बत के पठार को। भारतीय संविधान का कौन सा सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारतीय कौन सा है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935। कौन सा है सबसे बड़ा? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935। इसमें इस अधिनियम में टोटल कितने अनुच्छेद थे? तो 321 अनुच्छेद को जोड़ा गया था। कितने? 321 अनुच्छेद। यानी कहने के माने है कि इसमें 392 जो मूल संविधान है उसमें से 321 अनुच्छेद है जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद, कौन सा? अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये है तेलुगु भाषा का। कौन सा है? तेलुगु भाषा का। ठीक है। अमुक्तमाल्यद कौन सी भाषा है? तो तेलुगु भाषा। किसने लिखे थे? तो ये कृष्णदेव राय ने लिखे थे। और कृष्णदेव राय का संस्कृत की रचना कौन सा है? तो बताते हैं जाम्बवत। कौन सा? जाम्बवती कल्याणम। कौन सा? जाम्बवती कल्याणम किसकी पुस्तक है? किसकी लेखक है? तो यह है कृष्णदेव राय का। भारत की गोंडवाना चट्टानों में कितने प्रतिशत कोयला पाया जाता है? तो 98%, यानी 98% गोंडवाना के लैंड में कोयला पाया जाता है। ये गोंडवाना कहाँ पड़ता है? तो ये दामोदर घाटी, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड के सीमा पर पड़ता है, वो दामोदर घाटी के निकट में पड़ता है गोंडवाना लैंड। ठीक है। चलिए कुछ कोयला के क्षेत्र में जो जिसका ज़्यादा विस्तार है उसके बारे में बात करते हैं। कोयला के क्षेत्र में एक रानीगंज होता है। कौन सा है? एक रानीगंज, जो कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में है। एक है झरिया। ठीक है। झरिया कहाँ पड़ता है? झारखंड में। एक है बोकारो, ये भी झारखंड में पड़ता है। और अगर नदी से बात करें तो गोदावरी नदी, महानदी, सोन, वर्धा, ये सभी नदियाँ हैं जिसमें कोयला का जमाव सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। और टर्शीरी कोयला का निक्षेप कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उत्तर पूर्वी, कहाँ? उत्तर पूर्वी राज्यों में टर्सरी कोयला का। ठीक है। और इसमें लिग्नाइट जो होता है जिसको भूरा कोयला बोलते हैं, तो लिग्नाइट का सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ है? तमिलनाडु के नवेली में। कहाँ? नवेली में। नवेली कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। यहाँ लिग्नाइट की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। भारत में सर्वप्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया बेगम थी। कौन थी? रजिया बेगम। सन 1936 से 1940 ईस्वी तक 1936 से 1940 ईस्वी तक रजिया सुल्तान एक शासका रहती है। और ये रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। और इल्तुतमिश अपना जीवन काल में ही इनको उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। साथ में सिक्कों पर भी रजिया सुल्तान का नाम कौन दाखिल करता है? तो इल्तुतमिश करता है। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। रबी की फसल की कटाई का मौसम इनमें से कौन होता है? तो ये मार्च और अप्रैल में रबी की कटाई होता है। ठीक है।
चीन की संसद को क्या कहते हैं? तो चीन की संसद को नेशनल पीपुल कांग्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल पीपुल कांग्रेस। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस बोला जाता है। नेशनल पीपुल कांग्रेस को ही राष्ट्रीय जन कांग्रेस बोला जाता है। तो यह चीन की संसद का नाम है। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनानायक कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। यानी सेना का प्रमुख कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 के 2 के तहत, कितना? अनुच्छेद 53 के 2 के तहत कहा गया है, इसमें उल्लेखित है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च या सेनानायक कौन होंगे? भारत के राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, और सबसे उच्च पद, सबसे ऊपर कौन होता है? तो संविधान होता है। संविधान के बाद किनका स्थान आता है? तो ये राष्ट्रपति का आता है। ठीक है, नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री रहे थे, तो 1964 ईस्वी तक प्रधानमंत्री का पद इनका रहा था। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनकी नियुक्ति 1950 ईस्वी में होता है। ठीक है, यानी कुल अपना योगदान 15 साल तक देते हैं। कितना साल तक? तो 15 साल तक के प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक है, इनका लास्ट डेट पूछा जाए तो 27 मई 1964 ईस्वी तक के भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त वसति मंदिर अवस्थित है ये तो श्रवणबेला कर्नाटक में है। कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। इसका निर्माण कौन करवाया था? तो चंद्रगुप्त ने करवाया था। ठीक है, श्रवणबेला कर्नाटक में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त ने करवाया था। ठीक है, और ये बोध गया है। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और राजगीर में प्रथम स्तूप था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जिसका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं, यानी किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? तो ये पाकिस्तान का। पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो चांद तारा है। क्या है? चांद तारा। जबकि बेल्जियम, नीदरलैंड और नॉर्वे तीनों का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सी है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा। क्या चीज़? चांद तारा को कब अपनाया गया था? तो 1954 ईस्वी में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 1954 ईस्वी को। कौन सा? चांद तारा को। साहबजादगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो यह खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में लिखा गया है? तो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। इसमें अशोक के तीर्थ यात्रा, जितने भी अशोक ने तीर्थ यात्रा किए थे उसका विश्लेषण मिलता है किसमें? तो ये साहबजादगढ़ी में ये किताब है, और यह खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदारी कौन था? तो प्रतिहार था, पाल था और राष्ट्रकूट था। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल हुए थे? तो प्रतिहार थे, पाल थे और राष्ट्रकूट थे। पाल वंश के राजा कहाँ के थे? तो गोपाल थे। यह पश्चिम बंगाल के 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना किए थे। जो इसके संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। यानी पाल वंश की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने किया था। और नागभट्ट प्रथम ने प्रतिहार वंश का विस्तार किया था। कब? तो 730 से 756 ईस्वी तक। ठीक है, कितना ईस्वी तक? तो 756 ईस्वी तक। और ढक्कन में राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। किसने किया था? दंती दुर्ग ने। कब? तो 752 ईस्वी में। ठीक है, महमूद गजनी किस वंश का था? तो महमूद गजनी यामनी वंश का था। किस वंश का था? तो यामनी वंश का था। महमूद गजनवी मात्र 27 वर्ष की अवस्था में यह गद्दी पर बैठा था। और कहाँ का शासक बना? गजनवी ने 998 ईस्वी को यह गद्दी संभालता है, और बगदाद का खलीफा कहाँ का शासक बनता है? तो यह बगदाद का खलीफा था, और यह यामनी वंश से संबंधित था। इसने और क्या क्या किया था? तो इसने यामनी उद दौला और यमीन उद मिलाह की उपाधि दी थी। किसको? महमूद गजनवी को। किसको दिया था? तो बगदाद के खलीफा को दिया था। बलबन ने 1255 से 1287 ईस्वी का मूल नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। बलबन का मूल नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। ठीक है, यह बलबन ने 1266 ईस्वी को, कब? तो 1266 ईस्वी को गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कितना ईस्वी में? तो 1266 ईस्वी में। किस नाम से? तो गियासुद्दीन बलबन के नाम से। ठीक है, और इब्न तुता ये मोरक्को का था। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में कहा था कि यह चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगी? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने बोला था। किसने बोला था? लॉर्ड डलहौजी ने। कब बोला था? तो 1851 ईस्वी को। ठीक है, और सन 1856 ईस्वी को, कब? 1856 ईस्वी को, यानी 51 में बोला था,
और 5 साल बाद 1856 ईस्वी को अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। किस मिला लेता है? अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में। जब अवध को मिला लेता है ब्रिटिश साम्राज्य में, तो वहाँ अवध के जो नवाब थे वाजिद अली, उनको गद्दी से हटा देता है और कलकत्ता निष्कासित कर देता है। ठीक है। इन पंक्तियों को किसने लिखा था? बहुते देखे परी ओलिया, पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मोही राम, प्यारा तुरक कहे रहीमान। तो ये कबीर की कथा है, यानी कबीर ने ये कहे थे, बहुते देखी परी ओलिया, पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मोही राम, प्यारा तुरक कहे रहीमान। तो किनकी व्याख्या है? तो कबीर जी की है। कबीर जी का जन्म कब हुआ था? तो 1425 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1425 ईस्वी को। इनका जन्म किसके गर्भ से हुआ था? तो एक विधवा ब्राह्मणी थी, उन्हीं के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। इसीलिए इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक धर्मकांड, वाय आडंबर, मूर्ति पूजा, जब तप, इस सभी का घोर विरोध करते थे। ठीक है। और इन्होंने सब विरोध को करते हुए एक कसरवाद में अवस्था व्यक्त की, एक निरांकर ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया, यानी जो ब्रह्मा का उपवास करता है उसी को इन्होंने, कबीर ने अपना महत्व दिए थे। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो आलम आरा थी। कौन थी? आलम आरा। 14 मार्च 1931 को। कब? 14 मार्च 1931 को इसका प्रकाशन किया गया था। इसका आलम आरा का। यह भारत का प्रथम बोलती फिल्म थी। ठीक है। और यह किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो आरदेशीर। कौन थे? लिख देते हैं, आरदेशीर ईरानी। आरदेशीर ईरानी के द्वारा इनका प्रकाशन किया गया था, यानी निर्मित किया गया था। ठीक है। और कब किया गया था? तो 14 मार्च 1931 को। भारत का प्रथम बोलती फिल्म कौन था? तो आलम आरा था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम चलचित्र फिल्म कौन था? तो राजा हरिश्चंद्र था। ठीक है। या फिर इसको रंगीन फिल्म भी बोल सकते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? वे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। ठीक है। इन्हीं के नाम पर एशियाई नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यानी मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया जाता है। एशिया नोबेल पुरस्कार, इसी मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का है। ठीक है। कहाँ का है? तो असम का बिहू है। और बिहू के भी 3 टाइप हैं। बिहू भी कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बिहू बोहाग बिहू। कौन है? बोहाग बिहू। बोहाग बिहू कब मनाया जाता है? तो 9 वर्ष के स्वागत, जब नए साल का उत्पत्ति होता है, उदय होता है, तो उसके स्वागत में ये वर्ष मनाया जाता है। एक होता है माघ बिहू। कब होता है? माघ बिहू। तो माघ बिहू कब मनाया जाता है? तो यह धान की फसल के पक जाने पर सुख एवं समृद्धि के सूचक के रूप में मनाया जाता है। एक होता है कौन? वैशाख बिहू। कौन होता है? वैशाख बिहू। तो इसको वंशोत्सव के समय आनंद के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। और लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। मौर्यकालीन सोन भंडार गुफाएं स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो राजगीर की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? राजगीर की पहाड़ी। और ये कब का है? तो मौर्यकालीन है। राजगीर की पहाड़ी की गुफा पर जो सोन भंडार गुफाएं स्थित है, ये मौर्यकालीन यानी मौर्य काल में बनाया गया था। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? तो ये मौर्य काल की है। किस काल की है? तो यह मौर्य काल की है। 1917 ईस्वी में। ठीक है। 1917 ईस्वी में बिहार के दीदारगंज कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, पटना सिटी में। वहाँ का एक स्त्री थी, स्त्री मूर्ति प्राप्त हुई थी, यानी दीदारगंज से क्या हुआ था? तो स्त्री का मूर्ति प्राप्त हुआ था। कब? तो 1917 ईस्वी में। और यह दीदारगंज यक्षिणी के नाम से जाने लगा, यानी इनकी जो मूर्ति मिली थी इसी को दीदारगंज यक्षिणी के नाम से जाना जाने लगा। और यह मौर्यकालीन मूर्ति कला है, यानी यह मौर्य काल में ऐसी घटना हुई थी। तो दोस्तों ये रहा 25 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, साथ में दोस्तों के पास शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।